नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग PAT AG 123 ग्रुप के प्रीवियस ईयर के पेपर के फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर 7 दिसंबर 2023 की सेकेंड शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला था, ये क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द प्रूफ ऑफ लाइट बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड लाइट। सर, लाइट और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व और प्रकाश दोनों के मिले जुले रूप से प्रकाश को विद्युत चुंबकीय विकिरण बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो हम सब लोग जानते हैं सर, वो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ही सबसे पहले हमें बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए, बाकी सारे वैज्ञानिकों के बारे में आप जानते भी हैं। न्यूटन खुद ही कण मानते थे। फ्लेमिंग का तो नियम भी चुंबकत्व में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर, पहले तो ये देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। आप सबने डेफिनेटली ये डायग्राम देखा होगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। ये आईपीएस है जिसे हम नेत्रिका बोलते हैं हिंदी में, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसे अभिदृश्यक हम लोग कहते हैं। यहां हम उस वस्तु को रख देते हैं जिसका प्रतिबिंब हमें आवर्धित रूप में देखना है, बड़ा इमेज हमको देखना है। तो क्योंकि ये बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है और आपको बताना क्या है इसमें, नॉट ट्रू, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढ करके बताना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है, इसकी फोकस दूरी इज लेसर देन आईपीस। इस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है, और हम लोग जानते हैं बात सच भी है, छोटे लेंस की फोकस दूरी छोटी होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो सर सही है, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। दूसरा हम देखें, बोथ लेंसेस आर कॉन्वेक्स लेंस, दोनों लेंस उत्तल लेंस है, और ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू लेंसेस। सर, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है। बोथ द लेंसेस आर कॉन्केव लेंस, दोनों अवतल लेंस है, जो कि गलत है, और हमको गलत वाला ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको माइक्रोस्कोप का बेसिक भी पता है, आपने डायग्राम भी देखा है, तो भी आप इसे आसानी से बता सकते थे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां भी आपको इन सभी में से गलत वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द आई इज फॉर्म्ड ऑन कॉर्निया, कि नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है बेटा वो कॉर्निया पे बनता है, जो कि पूरी तरह गलत है। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा आंसर है। बाकी सारी चीजें ऑप्शन उन्होंने गलत ही देके रखे हुए हैं, आगे चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सर, जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं, इसको फाई बी से दर्शाते हैं, लेकिन हम लोग एक टाइम पे एक ही फ्लक्स की बात करते हैं, तो हम फाई से ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। चुंबकीय फ्लक्स बहने वाली धारा के जो कुंडली है, जो कॉइल है, उससे जो धारा बह रही है उसके समानुपाती है। जितनी ज्यादा आप धारा बहाएंगे उतना ही ज्यादा आपको फ्लक्स प्राप्त होगा।
जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह यहां से हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है L, अगर एक ही कुंडली है तो, जिसको हम स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। पर यह सब इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, सिंपल सी बात है सर, धारा बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो यहां क्या पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये समानुपाती होता है किसके, तो हम जानते हैं धारा के समानुपाती होता है करंट फ्लो इन इट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखें, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सर ये सोचना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप किसको बोलते हैं? क्या एक नया डिवाइस आ गया है, इससे पहले हमने कहीं इसके बारे में सुना नहीं है? तो बेटा ये वही है जो हमारे घरों में मोटर लगी होती है, जो पानी के अंदर एक मोटर लगी होती है बेटा, ये वही मोटर है। इस मोटर के अंदर आपको एक फैन टाइप इस तरह से कुछ फैंस लगे होते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये घूमता है सर। और क्योंकि ये घूमता है तो इसके पास एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्योंकि ये मोटर घूम रही है, इस मोटर का ये जो फैन है ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके पास गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। और उस काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा है सर, जो अभी तक पानी भरा हुआ था टंकी के अंदर, रुका हुआ था, वो पानी चलने लग जाता है। वो पानी चलने लग जाता है, मतलब पानी के चलने वाली ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। तो वही इन्होंने पूछा भी है। पहली चीज तो क्या, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, इस बात ही गलत है। काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, जो गतिज ऊर्जा है वो बदल रही है। किस में? हाइड्रोडायनेमिक ऊर्जा। हाइड्रोडायनेमिक मतलब चलते हुए द्रव की ऊर्जा, हाइड्रोस्टेटिक मतलब रुके हुए द्रव की ऊर्जा। ठीक है, तो ये सर क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा हाइड्रोडायनेमिक ऊर्जा में बदल रही है। काइनेटिक एनर्जी इनटू हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए, और किसी ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी बदल भी नहीं रही है। पहले में बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा बदल रही, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि गलत है, काइनेटिक एनर्जी ही बदल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां भी बात वही है कि हमें गलत वाला सेंटेंस इसमें से ढूंढना है। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओम्स लॉ, यही गलत है। दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कूलाम के नियम से प्राप्त किया जाता है, ओम के नियम से नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत है। आगे देखने की हमको जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ह्यूमन आई। तो सर ह्यूमन आई के बारे में कौन सी बात गलत है? यहां आपको थोड़ा सा रेटिना के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके जो रेटिना होते हैं, जो रेटिना होता है उसमें दो तरह के फोटो रिसेप्टर होते हैं, है ना। प्रकाश संवेदी सेल्स होती है दो तरह की, जिनको हम रॉड्स और कॉन्स बोलते हैं। रॉड्स और कॉन्स। ऐसा क्यों सर? रॉड के शेप की होती है, कुछ सेल ऐसी होती है जो छड़ के आकार की होती है, इसीलिए उनको रॉड्स बोलते हैं। और कुछ कॉनिकल होती है, एक कोन के जैसी, शंकु के जैसी, तो उनको हम कॉन्स बोलते हैं। और ये जो कॉन्स होती है बेटा, इसी का काम होता है, इसी की वजह से हमें कलर्स दिखाई देते हैं। जबकि जो रॉड्स होती है, इसकी वजह से ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर हमको दिखाई देता है। बाकी सारे कलर्स हमको कॉन्स की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी इन्होंने पूछी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखो आप ध्यान से,
इसमें हो सकता है कि आपको सारे ऑप्शन पढ़ करके देखने पड़े, क्योंकि देखिए लास्ट से हम पढ़ के देखते हैं, ऑल द इमेजेस ऑफ आई फॉर्म ऑन रेटिना। सभी इमेज रेटिना पे बनते हैं क्या? तो बिल्कुल बनते हैं बेटा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई, या पावर ऑफ अकोमोडेशन इसको कहा जाता है, कि हमारी आंखें तुरंत फोकस बदल सकती है। ये सीलियरी मांसपेशियों की वजह से होता है। आप लोगों ने क्लास में भी सुना ही होगा कि बुढ़ापे में ये सीलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तो हमारी फोकस बदलने की आंख की जो क्षमता है ये कमजोर हो जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में हम लोग अगर किसी को देखते हैं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी को देखता है, तो थोड़ी देर पहले वो ध्यान से देखता है, फिर पहचानता है अच्छा तुम वो हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे आंखों को फोकस करने में समय लग रहा है। उसके अकोमोडेशन की जो पावर है, सामंजन की जो क्षमता है वो कम हो गई है, और इसी को हम लोग अकोमोडेशन पावर या सामंजन क्षमता कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन पे बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन देखो, द कॉनिकल सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना आर सेंसिटिव टू कलर्स। जो कॉनिकल सेल है, जो शंकु के आकार की कोशिकाएं हैं, वो कलर के लिए सेंसिटिव होती है। ये भी बात सही है। तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है जो कि गलत है, इसीलिए हमारा आंसर पहला ही रहेगा। द सर्कुलर शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दोनों ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं, दोनों ही उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जो सर्कुलर शेप्ड सेल्स है वो लाइट के लिए, इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मतलब हम अगर इसमें चारों ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी न भी हो तो आप सही सही सिलेक्ट कर लेंगे तो भी आपको गलत ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 116 हमको देखने को मिला था, फिजिक्स का ही क्वेश्चन आया था ये भी। तो सर इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ था, यहाँ आपको शायद क्लैरिटी से दिख नहीं रहा होगा। ये दोनों 4-4 ओम के रेजिस्टेंस हैं और ये 6-6 ओम के रेजिस्टेंस है। अब पहली बात तो ये कि हम सर टोटल करंट यहां से कितना निकल रहा है वो देख लें। चलिए तो हम टोटल करंट देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा सर, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लें तो 4 और 4 दोनों क्योंकि समांतर क्रम में है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। समांतर क्रम के लिए Rp बराबर R/N। तो सर R का मान तो 4 है और ऐसे कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं, तो ये आ जाएगा सर 2 ओम। तो इन दोनों को हटा करके इनकी जगह 2 ओम हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम देखें 6 ओम और 6 ओम, ये भी दोनों समांतर क्रम में है। R/N फॉर्मूला लगा देता हूं, 6/2 मतलब सर 3 ओम। तो यहां पे इन दोनों को हटा करके इनकी जगह 3 ओम में लगा देता हूं। बैटरी आपके सामने दिखाई दे रही है, 20 वोल्ट की है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इन्हें सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है और 2 और 3 को मिला करके मैं लिख देता हूं 5 ओम। बैटरी हमारे पास 20 वोल्ट की है। चलिए यहां हम अगर ओम का नियम लगा दें V बराबर IR, तो हमको V का मान 20 है, I का मान निकालना है। R का मान 5 ओम है, 5 जब बटे में आएगा तो I का मान आ गया सर 4 एम्पियर। इसका मतलब आप समझते होंगे कि सर जो करंट निकला है यहां से वो 4 एम्पियर का करंट है, और जैसे ये 4 एम्पियर यहां तक पहुंचता है, इसको 2 रास्ते दिखते हैं, दोनों पे बराबर बराबर रुकावटें है। तो 2 एम्पियर का करंट यहां से चला जाएगा और 2 का यहां से चला जाएगा। तो 2 एम्पियर का करंट यहां बटने वाला है और वैसे ही वापस यहां मिलके 4 हो जाएगा, फिर 2 इधर से चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और देखिए आप बाकी सबको भी देखें, ठीक है, इन्होंने यही अपने से पूछा हुआ है कि 4 ओम और 6 ओम के
प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत प्रवाह कैसा रहेगा, मतलब 4 ओम से कितना जा रहा है, 6 ओम से कितना जा रहा है, तो सर 4 ओम से 2 एम्पियर जा रहा है और 6 ओम से भी देखो यहां पे भी 4 हो गया, यहां से फिर 2 जाएगा, यहां से फिर 2 जाएगा, तो दोनों से ही 2-2 एम्पियर का करंट यहां से जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात है जो गलत है। तो पहली बात गलत है सर, द वायरिंग इन द हाउस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम सब जानते हैं कि यह बात गलत है। हमारे घरों में जो परिपथ जुड़ा होता है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। और आपको ये कई बार मैंने भी बताया होगा कि अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो हम एक बटन दबाते तो पंखा, टीवी, कूलर, मोबाइल जो आपका चार्ज हो रहा है, ये सारी चीजें एक साथ बंद हो जाती या एक साथ चालू हो जाती। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, तो हम एक एक चीज को अलग से बंद कर सकते हैं। चाहते हैं कि केवल पंखा बंद हो, बाकी लाइट चलती रहे, टीवी चलती रहे, तो सिर्फ पंखा बंद होगा। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने सभी चीजों को समांतर क्रम में लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत वाला आपको बताना है। फार साइटेडनेस ने जो दूरदृष्टि दोष है उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, सही बात है। प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समतल उत्तल लेंस, बिल्कुल नहीं बेटा, इसमें बायफोकल लेंस या फिर द्विफोकसी लेंस का हम उपयोग करते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि यह गलत देके रखा हुआ है, गलत वाला ही ऑप्शन हमको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द बैटरी इज, करंट हमको बताना है कितना मिलने वाला है। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं दोबारा से, ये 7.2 ओम, 8 ओम और 12 ओम। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, तो हम समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब यहां देखा जाए 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12, 8 इंटू 12 अपॉन 20। तो सर काट देता हूं मैं, 4 से 3 बार कट जाएगा और 4 से 5 बार कट जाएगा। 8 16 24, ये आ गया सर 24/5, ये आ जाएगा 4.8। जैसे ये 4.8 आता है इन दोनों को हटा करके, तो ये देखो परिपथ हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है। 7.2 ओम का रेजिस्टेंस तो वैसा का वैसे ही है, लेकिन इन दोनों को हटाकर इसके आगे मैंने 4.8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। नीचे बैटरी भी आपको दिखाई दे रही होगी, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब यहां आप आसानी से देख करके बता सकते हैं कि सर ये दोनों श्रेणी में हैं। अब क्योंकि ये दोनों श्रेणी में हैं, इनको सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है, और सीधे जोड़ दें 7.2 को 4.8 से, तो ये आ जाएगा 12 ओम। 12 ओम 6 वोल्ट की बैटरी। अब हालांकि आपको अगर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आपने की होगी तो ये डायग्राम बनाने नहीं पड़ेंगे, ओरली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पे ओम्स लॉ लगाया जाए, ओम का नियम V बराबर IR, V का मान 6 है, I का मान निकालना है, R का मान 12 है, 12 बटे में जाएगा, I बराबर 6/12 यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो बहुत ही आसानी से आपने देख लिया कि जो हमारा ये आंसर आया है करंट का 0.5 एम्पियर है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग 6 ओम रेजिस्टर, आपके पास सर 6 ओम के रेजिस्टर है, ये 6 ओम का रेजिस्टर, ये 6 ओम का रेजिस्टर, और इन सबको मिलाकर के
आपको एक 2 ओम का रेजिस्टर बनाना है, लिखा भी है, केवल 6 प्रतिरोधों का उपयोग करके, ये 6 ओम प्रतिरोध का उपयोग करके 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उनमें से आवश्यक संख्या है, मतलब कितने, ऐसे कितने हमको जोड़ने पड़ेंगे, वो हमसे पूछा गया है। तो सर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 6 ओम है, इसको दूसरे 6 ओम से जोड़ूंगा, श्रेणी में जोड़ दिया तो 12 आ जाएगा। छोटा आंसर आना नहीं है, छोटा आंसर आता है समांतर में। तो आरपी बराबर, क्योंकि सारे मान बराबर है, आरपी बराबर आर बटे एन। यहां आरपी क्या है बेटा, तो ये समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। अब आरपी हमको क्या चाहिए सर, फाइनल रिजल्ट हमको 2 ओम चाहिए, और हमारे पास है कितने कितने ओम के, 6 ओम के। कितने चाहिए, वो एन चाहिए, एन इधर 2 इधर, एन बराबर 6 बटे 2 यानी 3। तो 3 हमारे पास ऐसे प्रतिरोधों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो नॉट करेक्ट वाला बहुत पोर्शन पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आए तो पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते ही सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं, हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है। लेकिन एग्जामिनर अगर एक नोट लगा दे छोटा सा, तो पूरा जो हमारा सिनेरियो है पूरा चेंज हो जाता है। यहां हम देखें, गलत वाला चूज करना है सर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं, बिल्कुल सही है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज हेनरी, सर कैपेसिटर की यूनिट तो फैरेड होती है, फैरेड होती है, तो ये गलत हो गया, और गलत वाला ही चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहां आइडियल एमीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। यह भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में यह पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए कौन सी बात गलत है, तो पहले तो मैं एक टेलीस्कोप का इमेज मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। टेलीस्कोप में ये ओ लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस, और ये ई लेंस, आई पीस, आंखों के पास जो लेंस होता है वो। इनफाइनाइट से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अनंत पे एक वस्तु रखी हुई है, जैसे चंद्रमा हो गया, ठीक है, या फिर हम दूसरे ग्रहों को देखते हैं, वो हो गए। देखिए बोथ द लेंसेस आर कॉनकेव लेंस, पहले ही ऑप्शन गलत हो गया सर, यही आंसर, क्योंकि दोनों लेंस कैसे हैं हमारे पास, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस नहीं है। इन्होंने कहा अवतल लेंस, गलत हो गया। फिर बाकी सारी बातें सही कही इन्होंने, कि जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो लंबाई FO + FE होती है। टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, फोकल लेंथ अभिदृश्यक की ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की ज्यादा होती है, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट। तो बेटा यहां मैंने 2 ही यूनिट आपको याद भी कराई होगी, आपको याद होगा, मैं जब इस चैप्टर को पढ़ाता हूं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और फ्लक्स, इन दोनों की तरह तरह की यूनिट बताता हूं, कि ये 2 तरह के जो टर्म्स हैं इनकी यूनिट पूछी ही जाती है। जैसे इसमें अपन लोग पढ़ते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को हम टेस्ला बोल देते हैं, इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं। वैसे ही जो फ्लक्स है वो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं वेबर। ठीक है, तो ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेटली याद रहनी चाहिए। और यहां बहुत सिंपल सी है, मैं इतनी यूनिट बताता हूं इसमें, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में भी याद है कि सर मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में नापते हैं,
तो फ्लक्स को वेबर में नापते हैं। इतना सिंपल है, आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी खगोलीय दूरदर्शी। सर खगोलीय दूरदर्शी में होता क्या है? जो खगोलीय दूरदर्शी जो हमने अभी बनाया था वही खगोलीय दूरदर्शी है। यह है खगोलीय दूरदर्शी। यहां से हम वस्तु को देख रहे होते हैं, यहां अनंत पे कहीं वस्तु रखी होती है। तो सर इंफिनिटी पे जब प्रतिबिंब बन रहा होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस आर एफओ एंड एफई। सर वही कि इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, एफओ है, और इसकी जो है एफई है। ठीक है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी जब अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा होगा? तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE। फॉर्मूला ही पूछा गया है, कुछ नया नहीं पूछा गया है जो हमें बहुत सोचने समझने की जरूरत पड़े। इसी की जगह सर पार्थिव दूरदर्शी हो जाता तो ये माइनस की जगह प्लस आ जाता, बस इतना फर्क पड़ता। तो M बराबर FO अपॉन FE, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन यूजेस -2 डायोप्टर ग्लासेस, व्हाट टाइप ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट डज ही हैव? एक बच्चा है बेटा, वो एक ऐसा लेंस यूज करता है जिसकी पावर है -2 डायोप्टर। अब सर माइनस देख के आपको समझ में आ गया कि ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव मतलब अवतल लेंस है सर ये। और बेटा अवतल लेंस अगर ये है, अगर ये अवतल लेंस है तो किस दोष की जरूरत होगी? किस दोष में हम उपयोग करते हैं? तो सर इसको हम नियर साइटेडनेस या मायोपिया, हिंदी में हम इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में हमें अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए मायोपिया इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? है ना, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आर किस पे निर्भर करता है सर? तो हम पढ़ते हैं 4 पॉइंट। लंबाई पे निर्भर करता है, लेंथ पे। दूसरा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जो रॉड है, छड़ है, तार है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तीसरा सर ये तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। और चौथा है ये पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि आपका तार किस पदार्थ से बना हुआ है। तार है तो ठोस, लेकिन वो तार तांबे का है, चांदी का है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। तो पदार्थ पर भी निर्भर करता है। एकमात्र ऑप्शन जिस पे डिपेंड नहीं करता वो है आयतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉज ऑफ मायोपिया? अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है, कैंसल्ड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के पेपर में 2 क्वेश्चन ये हम लोग देख चुके हैं कि कैंसिल हो चुका है। अभी कैंसिल क्यों हुआ है इसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसने कहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉज ऑफ मायोपिया? मायोपिया होने के कारण क्या हो सकते हैं? अब मायोपिया होने का यानी निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो आपका नेत्र लेंस है वो प्रतिबिंब को इस रेटिना से पहले ही बना देता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण तो ये हो सकता है सर कि फोकल लेंथ जो है इसकी, जो फोकस दूरी है इस नेत्र लेंस की, वो कम हो गई हो 10 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो
फोकस दूरी का कम हो जाना इसका कारण हो सकता है। दूसरा कारण सर, लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है ये दूरी बढ़ गई हो। पहले रेटिना यहां था लेकिन रेटिना पीछे चला गया हो, तो दूरी का बढ़ जाना। किसके बीच की दूरी? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी। और तीसरा कि किसी वजह से पूरी आंख बड़ी हो गई हो। यही दूरी बड़ी होने का मतलब कि इस आई का जो रेडियस है, डायमीटर है, वो बढ़ गया हो, यानी साइज, इस बॉल का, आई बॉल का जो साइज है ये बढ़ गया हो। तो ये तीन कारण हो सकते हैं। अब साइज में आप इसको त्रिज्या के रूप में और डायमीटर यानी व्यास के रूप में, दोनों के रूप में परिभाषित कर सकते हो। ये इसका कारण है मेन। अब ये कारण अगर आपके दिमाग में है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे अगर ये ऑप्शन कुछ अलग तरीके का होता, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते तो पहला ऑप्शन बोल रहा है सर मायोपिया होने का कारण, मायोपिया मतलब ये दोष होने का कारण। क्या कारण हो सकते हैं? तो सर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना इसका कारण है, बढ़ जाना इसका कारण नहीं है। इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ आई लेंस, सर आई लेंस का मोटा हो जाना, हाँ ये भी एक कारण है बेटा। आई लेंस का मोटा हो जाना, हम जानते हैं कि लेंस जब मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, थिक हो जाता है तो फोकल लेंथ इसकी कम हो जाती है। तो वही बात हो गई, लेंस अगर मोटा हो गया तो फोकल लेंथ कम हो गई और ये दोष हो जाएगा। तो थिकनेस वाला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है सर यहां पर, कि ये कारण इसका हो सकता है। अगला देखिए, इंक्रीज इन रेडियस ऑफ आई बॉल। सर आंखों के ये जो गोलक है, नेत्र का जो बॉल है, आई बॉल है, इसका साइज बढ़ जाना, इसकी त्रिज्या बढ़ जाना, इसका व्यास बढ़ जाना, तो इंक्रीज इन रेडियस ऑफ आई बॉल ये भी कारण है। और रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। तो सर नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना ये भी इसका एक ऑप्शन है। तो अगर हम देखें यहां पर तो सर तीन ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। तो इस पर इसका आंसर भी जो है, तीन आंसर हो रहे थे, ये चूज द करेक्ट ना होकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू हो गया। तो इस वजह से इस पे जब ऑब्जेक्शन लिया गया तो फिर इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकते थे, ये क्वेश्चन सही हो सकता था अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉज ऑफ मायोपिया, इनमें से कौन सा निकट दृष्टि दोष का कारण नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन इस तरह से बना दिया जाता तो ये तीनों कारण हो सकते थे, हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर होता। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन अगर इस तरह का आया कि कौन इसका कारण नहीं हो सकता, तो पहला वाला इसका कारण नहीं हो सकता, बाकी सारे सही। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन तो कैंसिल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात गलत है? तो सर जितने भी अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर, इनके आपको नाम बताए होंगे मैंने, दो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर सर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे, बहुत कम ताप पर इसको रखा जाए तो ये कम ताप तो ठीक है, हमारे रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप तक भी विद्युत का चालन नहीं करते, इसीलिए तो इन्हें अर्धचालक कहते हैं। पर ये क्या बोल रहा है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही चालक होते हैं, तो ये बात गलत है और हमको नॉट करेक्ट ही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझ लेते हैं हम। ये लेफ्ट हैंड रूल है तो मैं इसको उल्टे हाथ पर लेकर के देखूंगा, आप सभी देखें और अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से रख लें, तीनों एक दूसरे के, ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा,
मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, इनको 90 डिग्री पे रख लें एक दूसरे से। और देखिए इन तीनों को ध्यान से, मैं अंगूठे को, इंडेक्स फिंगर को और ये मिडिल फिंगर मध्यमा को, इस पे अगर मैं शब्द लिख दूं FBI, आप याद रखना 3 उंगलियां हैं, तीनों पे लिखेंगे FBI। ये अंगूठा F, ये इंडेक्स B और I मिडिल फिंगर। तो सर ये जो थंब है इस पे F क्यों लिखा? क्योंकि ये बल की दिशा को बताता है, फोर्स बताता है। B क्या है बेटा? B है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और I क्या है? I होती है धारा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को याद रखने के लिए आप ये 3 शब्द याद रख लेंगे। FBI, जो हमारा अंगूठा है थंब, वो बल को दर्शाता है। जो हमारी मिडिल फिंगर है, सॉरी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर तर्जनी जो उंगली है, वो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है। और जो मिडिल फिंगर है मध्यमा, ये हमको धारा की दिशा दर्शाती है। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या पूछा है? विच डायरेक्शन विल द इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट? इंडेक्स फिंगर तर्जनी किसको दर्शाती है? तो सर बी को दर्शाती है। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो सर मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो आपको याद रखना चाहिए बेटा, गैल्वेनोमीटर ये रहा, और इसको वोल्टमीटर में बदलने के लिए बहुत बड़ा प्रतिरोध हम लोग यहां पर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में अगर आप एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ दें तो ये दोनों मिलकर वोल्टमीटर बना लेते हैं। और सर अमीटर कैसे बनता है? तो एक छोटा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने से, जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं, वो जोड़ने से अमीटर बन जाता है। और एक बहुत बड़ा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने से वोल्टमीटर बन जाता है। तो पूछा है सर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे बनाया जाए? तो सर श्रेणी क्रम में बहुत बड़ा प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी और आर द कॉजेज ऑफ फार साइटेडनेस? कौन है इनमें से जो फार साइटेडनेस का, दूरदृष्टि दोष का कारण हो सकता है? तो देखिए बिल्कुल सेम वही चीजें हैं। ये प्रकाश किरणें आई और यहां मिल गई। कारण हो सकता है सर फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ना, यह कारण हो सकता है। फोकस दूरी बढ़ती कब है? जब लेंस पतला हो जाता है। तो लेंस का पतला हो जाना, थिन हो जाना, या फिर इस आई बॉल का साइज छोटा हो जाना, साइज कम हो जाना, साइज छोटा हो जाना। अब साइज का मतलब ऑब्वियसली आप रेडियस और डायमीटर यानी त्रिज्या और व्यास से समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें से। सबसे पहला बोल रहा है सर फोकल लेंथ बढ़ना, तो बिल्कुल ये इसका कारण है। और इंक्रीज डायमीटर ऑफ आई बॉल, आई बॉल का डायमीटर बढ़ जाना, ये भी डायमीटर कम होना इसका कारण है। साइज बढ़ना या डायमीटर बढ़ना कारण नहीं बोल रहा है ये कि बढ़ जाने की वजह से होता है, लेकिन कम होने की वजह से होता है, तो ये सेकंड वाला तो गलत है। तीसरा डिक्रीज्ड थिकनेस ऑफ आई लेंस, आई लेंस का पतला हो जाना, यह भी इसका कारण है। और डिक्रीज्ड डायमीटर ऑफ आई बॉल, आई बॉल का डायमीटर कम हो जाना, यह भी इसका एक कारण है। तो सर ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह कैंसिल भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चन इस पेपर में से कैंसिल हो चुके थे।
ठीक है, अब क्यों कैंसिल हुआ कारण समझ में आ गया होगा आपको कि एक ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। तो इसको सही करने के, क्वेश्चन को सही करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम यहां पे ऑप्शन अब बना दें कि ए सी डी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए बी डी तीनों सही है, बी सी डी तीनों सही है, ऐसे 4 ऑप्शन बना दें तो ये आंसर हमारा, ये क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। या तो फिर सेम टू सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ अगर आपको इसे सही करना है तो आपको वही करना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द या कैन नॉट बी द। अगर हम ये कर देते कि कौन सा इसका कारण नहीं हो सकता तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन कैंसिल हो चुके क्वेश्चन है। क्यों कैंसिल हो गए हैं वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में कौन सी बात गलत है? अब सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है बेटा, इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो कौन सी बात नॉट करेक्ट है, गलत सेंटेंस निकालना है। और ये बड़ा सिंपल है सर, मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला सही है। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ विजन, है ना, हमारी आंखों पे। हालांकि इसमें भी हम लोग थोड़ी सी एक मिस्टेक समझ सकते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, पर वो बहुत नॉर्मल बात है कि एग्जामिनर हमको क्या बताना चाह रहा है, समझ में आ रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु हमको जिस आकार की दिख रही है तो वास्तव में वो प्रतिबिंब का आकार है। तो यहां इसको देखकर कंफ्यूज ना हो, तो वो एंगल ऑफ विजन पे यानी दर्शन कोण पर निर्भर करती है। तो आपको याद होगा, बड़ा ही सिंपल है, हम लोग जब सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ही दर्शन कोण पढ़ते हैं कि दर्शन कोण क्या है और इसको क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो ये बोल रहा है सर कि वस्तु जिस आकार की दिख रही है वो आकार निर्भर करता है दर्शन कोण के ऊपर, एंगल ऑफ विजन के ऊपर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है, पर हमको तो गलत वाला ढूंढना है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज वेरी लार्ज, ये गलत है। जब फोकल लेंथ जो है वेरी लार्ज तो नहीं होता, फोकल लेंथ तो बहुत कम होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला दे रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये फिजिक्स का पोर्शन यहां पर कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस का बेसिक या लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ ही क्वेश्चन थे जिसमें हमें प्रतिरोधों को सॉल्व करना पड़ा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। बाकी या तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए थे या फिर थ्योरी का सवाल था। ठीक है, बहुत बेसिक लॉजिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।